students, welcome to class 12th, and as you know that we are continuing our chapter number 3. The name of the chapter is बंधुत्व जाति तथा वर्ग. इस अध्याय में इस जो चैप्टर में आज का हमारा जो विषय है वो है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल. आज का जो हमारा टॉपिक ये है और इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो इतिहासकार हैं वो किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन किन पहलुओं का ध्यान रखते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. अगर हम देखें कि जो अध्याय हैं उसके स्रोतों की ओर अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि जो इतिहासकार हैं किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का भी परीक्षण करते हैं कि जो ग्रंथ है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है भाषा, कि जो किसी भी ग्रंथ की जो भाषा है वो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है. यानी कि पाली है, प्राकृत है, तमिल है, यानी जो आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो कि देखिए बहुत कई भाषाओं का इसमें इस्तेमाल बताया गया है, जैसे पाली है, प्राकृत है और तमिल. तो ये जो भाषाएं हैं ये आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी और जो संस्कृत थी वो जो है विशिष्ट रूप से जो खास तौर पर पुरोहित और जो खास वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो इस भाषा को बोलने में सक्षम होते थे वो लोग मतलब इस भाषा का इस्तेमाल करते थे. अगला देखिए, इतिहासकार अगर ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं तो ये देखा जाता है कि जो ग्रंथ है वो किस प्रकार की, मतलब कैसे थे, मंत्र में थे, यानी कि जो अनुष्ठानकर्ताओं के द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, या अथवा कथा के रूप में थे. जो ग्रंथ लिखा गया है वो मंत्र के रूप में है या कथा के रूप में है, जिन्हें लोग पढ़ कर के सुनते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें बार बार जो है सुनाया जाता था. इसके बाद अगर हम बात करें अगली, तो इतिहासकार लेखक जो हैं इनके बारे में भी जानने का प्रयास करते थे. विचारों ने जो है ग्रंथों को रूप दिया और इन ग्रंथों के जो श्रोता थे उनके विषय में भी जो इतिहासकार हैं वो परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने जो अपनी रचनाएं की है वो श्रोताओं की अभिरुचि, यानी कि उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए की होगी. इसके बाद अगर हम देखें तो इतिहासकार ग्रंथ के जो संभावित काल को रचना के जो काल को है उसकी भी रचना भूमि का विश्लेषण करते हैं. इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही जो इतिहासकार है वो किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं. महाभारत जैसे जो विशाल जटिल ग्रंथ हैं उनके संदर्भ में अगर आप जो है कल्पना करते हैं कि ये जो कार्य, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो कार्य है कितना कठिन हो सकता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाषा एवं विषय वस्तु. तो देखिए, जो हमने ग्रंथ में जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो है, अगर हम महाभारत के जो पाठों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया है. लेकिन जो महाभारत में प्रयुक्त भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, वो वेदों से कहीं अधिक सरल थी. यानी कि वेदों में जिस संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ज़्यादा कठिन थी और जो महाभारत में जो संस्कृत थी वो बहुत ही ज़्यादा सरल थी. यानी कि सरल भाषा का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि इसे व्यापक स्तर पर समझा जा सके, यानी कि आम जन भी इसे आसानी से समझ सके. तो इतिहासकार ने इस ग्रंथ की जो विषय वस्तु है, जो अंदर का जो टॉपिक है, उसको मुख्य रूप से 2 शीर्षों में बांटा है. सबसे पहला है जो आख्यान में जो कहानियां हैं उनका संग्रह है, और दूसरा है उपदेशात्मक में जो है सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण किया गया है. यानी समाज में किस तरह का जो है आचार व्यवहार जो है विचार होते थे, इस तरह की जो है मानदंडों को ध्यान में रखा गया है. तो लेकिन जो अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो सभी इस बात पर एकमत हैं कि जो महाभारत है उसकी जो
उसका जो कुछ अंश है जो वो नाटकीय कथानक है, और उसमें से मतलब जो सारा का सारा जो लगभग जो अंश है वो नाटकीय या कथा के रूप में है। लेकिन जो उपदेशात्मक जो अंश है, यानी कि उनका मानना है, मैंने आपको पहले बताया, जो आख्यान है यानी जो कहानी है वो तो नाटकीय जो कथानक जो रूप है वो तो प्रारंभ का है, और इसमें जो उपदेशात्मक जो अंश है वो बाद में जोड़ा गया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सदृश्यता की खोज में बीबी लाल के प्रयास। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो देखिए, जो 1951 से लेकर के 52 में जो एक प्रसिद्ध पुरातात्विक और इतिहासकार हुए हैं फेमस, जिनका नाम था बीबी लाल, जो कि जिन्होंने मेरठ ज़िले यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो मेरठ ज़िला है उसके जो हस्तिनापुर नामक जो गांव की खुदाई का काम प्रारंभ किया। जब उसने खुदाई का काम प्रारंभ किया तो उसमें कुछ जो है हमें कुछ बातें सामने आई हैं कि जैसा कि हम किताबों में पढ़ते हैं हस्तिना के बारे में, वैसा बिल्कुल भी वो हस्तिनापुर वैसा बिल्कुल नहीं था। जैसे कि देखिए, हालांकि जो संयोग से इस जगह का नाम भी हस्तिनापुर था, लेकिन जब बीबी लाल जी को यहाँ की आबादी के जो कुछ सबूत मिले हैं, और बीबी लाल ने बताया कि जिस जगह की खुदाई की गई है वहाँ से जो मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची ईंटों के अलावा और कुछ नहीं मिला है। यानी कि जिस तरह से हम जो है महाभारत में पढ़ते हैं कि हस्तिनापुर बहुत बड़े बड़े महल थे, तो ऐसा कुछ वहाँ पर मिला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और इससे ये बात पता चली कि शायद जैसा महाभारत में हस्तिनापुर दिखाया जाता था जिसमें बड़े बड़े महल भी थे, लेकिन यहाँ से ऐसा कुछ नहीं मिला। मैंने आपको पहले बता दिया कि खुदाई के दौरान ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई इमारत वहाँ पर नहीं मिली। जो भी इमारतें मिली थी वो कच्ची ईंटों की या मतलब कच्ची दीवारों की इमारतें थी। तो इसके बाद देखिए, हमारा जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है कैसे। ये देखिए, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि यह हजारों सालों तक लिखा गया और इसमें कई सारे परिवर्तन पिछले कई सालों में आए हैं। इनका जो अनुवाद है वो भी कई सारी भाषाओं में अलग अलग हुआ है। इनमें जो है कई सारे श्लोक हैं और यह दुनिया का जो है सबसे बड़ा जो है काव्य है। ये गतिशील मैंने आपको बता दिया, गतिशील क्यों है, क्योंकि ये हज़ारों सालों तक लिखा गया है और ये केवल एक संस्कृत भाषा में नहीं, ये कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और जो है ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। ये यानी माना नहीं जाता, ये है, मतलब सबसे बड़ा जो काव्य है महाकाव्य है। और आपको ये सारा का सारा टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप इन वीडियोस को दोबारा देखिए। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।